सुबह सुबह शांति धाम वृद्धाश्रम में बैठी शारदा जी की नजरें आश्रम के बड़े से लोहे के गेट पर किसी शिकारी की तरह टिकी थी। हर गुजरती गाड़ी की आवाज पर उम्मीद की एक नई कोयल फूटती और अगले ही पल चेहरे पर मायूसी छा जाती। 1 साल पूरा हो चला था और उन्हें इस वृद्धाश्रम में आए हुए 1 साल पूरा हो चुका था। उन्हें इस वृद्धाश्रम में आए हुए 1 साल पहले आज के ही दिन उनके पोते के चौथे जन्मदिन पर बेटा बहू ने जोरदार पार्टी दी थी। घर मेहमानों से भरा था। शारदा जी को क्या पता था कि वह उस घर में उनकी आखिरी खुशी थी। पार्टी के हफ्ते भर बाद ही बेटे रमेश और बहू सुनीता ने विदेश घूमने जाने का प्लान बनाया। माँ, हम लोग 1 महीने के लिए यूरोप जा रहे हैं। अब तुम घर पर अकेले कैसे रहोगी? तुम्हारी देखभाल भी ठीक से नहीं हो पाएगी, रमेश ने बड़ी चिंता जताते हुए कहा था। बस 1 महीने की ही बात है माँ, तुम शांति धाम वृद्धाश्रम में रह लो। वहां तुम्हारी उम्र के लोग भी रहते हैं, मन भी लगा रहेगा। हम आते ही तुम्हें सबसे पहले घर ले आएंगे। शारदा जी ने मन मारकर हामी तो भर दी, लेकिन उनका मन जाने का बिल्कुल भी नहीं था। चलो बच्चे घूम आएंगे, ये सोचकर उन्होंने अपना दिल समझा लिया था। मन महसूस कर वो जाने को तैयार हो गई थी। लेकिन जब बेटा बहू घूमकर वापस आए तब भी उन्हें लेने कोई नहीं आया। दिन बीते, हफ्ते बीते, उसके बाद महीने बीत गए। शारदा जी ने खुद फोन मिलाया। अरे माँ, वो हम आते ही घर की मरम्मत का काम शुरू करवा दिए थे। तुम्हें तो पता ही है ना, दीवारों में कितनी सीलन आ गई है। काम चल रहा है, धूल मिट्टी और शोर में तुम्हें तकलीफ होगी। बस यह निपट जाए, फिर तुम्हें इज्जत से घर ले आएंगे। मरम्मत का काम फिर कुछ और समय आ गया। देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए। आश्रम में उनकी हम उम्र औरतें उन्हें पहले ही समझा चुकी थी कि कहीं ना कहीं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ था। उन्होंने शारदा को समझाया, शारदा बहन, खुद को धोखा मत दो। यह सब बहाने हैं तुम्हें यहाँ रखने के। अब कोई नहीं आएगा। पहले तो शारदा जी का मन लड़ने को दौड़ता था। नहीं, मेरा बेटा रमेश ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह खुद को दिलासा देती रहती, पर जब महीने गुजरते गए और फोन पर भी बहानों के सिवा कुछ न मिला तो उनका विश्वास भी रेत की तरह मुट्ठी से फिसल गया। उन्हें यकीन हो गया कि अब उन्हें लेने कोई नहीं आने वाला। हर रविवार सुबह शारदा जी तैयार होकर गेट पर टकटकी लगाए बैठी रहती। सूरज चढ़ता और ढल जाता। सड़क पर गाड़ियां आती जाती रहती, पर वह गाड़ी कभी नहीं आती जिसका उन्हें इंतजार होता था। लेकिन आज का दिन सब्र का इम्तिहान लेने वाला था। आज उनके रोहन का 5वां जन्मदिन था। बेटे से उम्मीद भले ही मर चुकी थी, लेकिन पोते की ममता का धागा अब भी उनकी सांसों से जुड़ा था। वह बस एक बार, सिर्फ एक बार अपनी निगाहों से अपने पोते को देखना चाहती थी। 1 घंटे तक यूं ही दरवाजे की ओर ताकते ताकते उनके अंदर का सब्र जवाब देने लग गया। उनके सब्र का बांध, जिसे वह 1 साल से इनका तिनका जोड़कर बना रही थी, आज एक ही झटके में टूट गया। एक हठीली जिद ने उनके कमजोर हो चुके इरादों को फिर से बुलंद कर दिया। नहीं, आज तो मैं अपने रोहन को देख कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वह जानती थी कि अगर वह अपनी इस पहचान के साथ गई तो शायद घर की दहलीज भी पार ना कर पाए। वो सुनीता का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम आया। इसमें उनके लिए सम्मान नहीं, केवल तिरस्कार का भाव होता था। रमेश भी शायद दरवाजे से ही कोई बहाना बनाकर लौटा दे शायद। इसलिए उन्होंने तय किया कि वह वहां वेश बदल कर जाएंगी। लेकिन मैनेजर से परमिशन लेनी भी अभी बाकी थी। उन्होंने मैनेजर के दफ्तर का दरवाजा खटखटाया। मैनेजर वर्मा जी एक भले आदमी थे जो इन बुजुर्गों के दर्द को समझते थे और नियमों से बंधे थे बेचारे। शारदा देवी ने दरवाजा खटखटाया।
अंदर आ जाइए शारदा जी, उन्होंने कहा। शारदा जी ने, वर्मा जी, मुझे आज शाम तक के लिए छुट्टी चाहिए थी। आज गांव में फ़ोन लगाया तो पता चला कि मेरी एक ननद बहुत बीमार है। बेचारी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई हैं। शायद उनकी ये आखिरी समय है। झूठ बोलते हुए उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी और आत्मा कांप रही थी। जीवन में उन्होंने कभी किसी से छल नहीं किया था, पर आज वह अपने ही बेटे से मिलने के लिए झूठ का सहारा ले रही थी। वर्मा जी ने उनकी आंखों में झांका। उन आंखों की गहराई में एक ऐसी विवशता और दर्द का समंदर था जिसे देखकर वह ना रह सके। और उन्होंने एक रजिस्टर आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक है शारदा जी, यहाँ दस्तखत कर दीजिए और शाम होने से पहले लौट आइएगा। जी ठीक है, कहकर शारदा जी वापस आ गई। अब उन्हें अपनी पहचान को, अपनी ममता को, अपने माँ होने के अस्तित्व को घंटों के लिए दफन करना था। शारदा को पीछे छोड़कर एक ऐसा रूप धरना था जिसे कोई पहचान ना सके। यूं तो चिंता और अकेलेपन की दीमक ने उनके शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। उम्र ने जो झुर्रियां चेहरे पर दी थी, वे 1 साल की पीड़ा ने माथे पर उकेर कर रख दी थी। अभी भरा पूरा लगने वाला उनका चेहरा अब पिचक सा गया था। गालों की हड्डियां उभर आई थी, पर चांदी की परत अब इतनी घनी हो गई थी, केवल कहीं कहीं ही काले बालों की लकीरें झांकती थी। वे अब पहले से कहीं ज़्यादा बदली हुई नजर आती थी, परंतु फिर भी उन्हें शक था और वह कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती थी। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी ट्रंक खोली, जिसमें उनकी गिनी चुनी साड़ियाँ रखी थी और जो रमेश यहाँ छोड़ गया था। उन्होंने अपनी सबसे पुरानी, सबसे फीके रंग की सूती साड़ी निकाली, जो अब बहुत ही पुराना हो चुका था। इसका रंग नीला रंग था, लेकिन धुल धुल कर रंग पूरी तरह से उतर चुका था। उन्होंने वह फीकी सी साड़ी पहनी, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। फिर उनका ध्यान अपने चश्मे पर गया। यह चश्मा यह उनकी पहचान का हिस्सा था। चश्मे के पीछे से की आंखों ने रमेश का बचपन देखा था। उनके चश्मे से बेटा बहू उन्हें पहचान सकते थे, इसलिए वे अपने कमरे के साथ जो दूसरे कमरे में गंगा बहन रहती थी, इनका हाल ही में मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था, उनका चश्मा से मांग कर ले आई और वही पहन ली। जैसे ही शारदा जी ने वह चश्मा अपनी आंखों पर लगाया, दुनिया धुंधली सी हो गई। शायद यही जरूरी था। इस धुंधल के पीछे उनकी ममतामयी जानी पहचानी आंखें लगभग छिप गईं। उन्होंने आईने में खुद को देखा। आईना भी उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। यह कोई और ही औरत है, थकी हुई, हारी हुई, दुनिया की ठोकरें खाई हुई। उन्होंने अपनी कमर को जानबूझकर थोड़ा और झुका लिया। गाल में एक लाचारी का भाव ले आई। सिर पर साड़ी का पल्लू डालकर उसी पल्लू से आधा चेहरा ढक लिया। अब वह शारदा जी नहीं थी, रमेश की माँ भी नहीं थी, रोहन की दादी भी नहीं थी। वह एक बेनाम, बेपहचान वाली औरत थी, जिसे दुनिया की भीड़ में कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं पहचानेगा। अब अपनी ही पहचान की कब्र पर खड़ी थी और इस कब्र पर आंसू बहाने की भी इजाजत नहीं थी बेचारी को। आश्रम से बाहर की दुनिया आज कुछ अलग ही लग रही थी उन्हें। 1 साल से उन्होंने यह दुनिया जो नहीं देखी थी। ऑटो से उतरकर जब उन्होंने अपने मोहल्ले की गलियों में कदम रखा, तो उनका दिल किसी कैद पंछी की तरह जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। यह वही गलियां थीं जहां उन्होंने रमेश को साइकिल चलाना सिखाया था। वही नुक्कड़ वाली हलवाई की दुकान जहां से रमेश जलेबियां खाने की जिद करता था। हर मोड़, हर दुकान, हर घर किसी भूली हुई कहानी की तरह उनके जहन में ताजा हो रही थी। उनकी आंखों के धुंधले शीशे के पीछे से यादों का एक साफ सुथरा चलचित्र चल रहा था। एक तरफ खुशियों भरा अतीत था, तो दूसरी तरफ पीड़ा से भरा वर्तमान। जैसे जैसे उनका घर नजदीक आ रहा था,
उनके कदम भारी होते जा रहे थे। आखिरकार वह उस मोड़ पर आ गई जहाँ से उनका 2 मंजिला घर साफ साफ दिखाई देता था। वैसा का वैसा ही था, पर आज उस पर गुब्बारे और रंग बिरंगी झालरें लगी थीं। घर मानो सजा धजा सा था। आज उनके रोहन के जन्मदिन का जश्न मनाने की तैयारी चल रही थी, जिसमें वह खुद एक बिन बुलाई मेहमान बनकर जा रही थी, वो भी अनजान बनकर, एक अजनबी की तरह। घर के बाहर लगा वह पीपल का पेड़, इसके नीचे बैठकर वह सहेलियों के साथ बातें किया करती थी, उसके ओठ में खड़ी हो गई, जैसे हिम्मत जवाब दे रही थी। इस मुंह से, इस बहाने से वह अंदर जाए। वह सोच ही रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनके घर की काम वाली बाई ललिता घर की ओर बढ़ी और दरवाजे की घंटी बजा दी। एक पल दरवाजा खुला और सुनीता बाहर आई। पार्टी की तैयारियों और मेहमानों को संभालने के तनाव में उसका चेहरा बिल्कुल तमतमाया हुआ सा था। साहब, आज मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी, ललिता ने घबराते हुए कहा। मुझे किसी जरूरी काम से गांव जाना पड़ रहा है। मेरी बुआ बहुत बीमार है। आज ही जाना है तुझे? वो सुनीता उस पर भड़क पड़ी। मुझे आज ही सारे जरूरी काम याद आ रहे हैं। घर पर ढेर सारे मेहमान आने वाले हैं और तू छुट्टी मांग रही है। मेम साहब, जाना तो बहुत जरूरी है ना, वरना मैं कभी छुट्टी नहीं मांगती, ललिता ने अपनी आवाज में मिन्नत मांगते हुए कहा। आप आज के लिए कोई और इंतजाम कर लीजिए, मैं 2 ही दिन में वापस आ जाऊंगी। कोई और इंतजाम? नीता का पारा चढ़ गया। मैं कहाँ से लाऊं इस वक्त किसी को? एक काम कर, अगर तू नहीं आ सकती तो अपनी सास को भेज दे। मुझे आज काम के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही। पेड़ के पीछे खड़ी शारदा जी ने सब कुछ सुन लिया। उनके कान सुन्न पड़ गए थे। ललिता ने एक पल सोचा और फिर बोली, ठीक है मेम साहब, अगर मेरी सास मान गई तो मैं भेज दूंगी, पर उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं जोर जबरदस्ती तो नहीं कर सकती, बस पूछकर उनको भेज दूंगी। अगर वो तैयार हो गई तो आ जाएगी, वरना आप देख लेना। सुनीता ने झल्ला कर दरवाजा लगभग पटकते हुए बंद कर दिया और अंदर चली गई। ललिता निराश होकर वापस मुड़ गई। एक पल के लिए गली में सन्नाटा सा छा गया। शारदा देवी सारी बातें सुन रही थी। किस्मत का खेल देखो, जिस घर में माँ बनकर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे, उसी घर में एक काम वाली बाई की जगह खाली हो गई थी। नियति उन्हें एक मौका दे रही थी, पर उसकी कीमत उसका स्वाभिमान था। एक पल को उनका मन हुआ कि वापस लौट जाए। इस जिल्लत से बेहतर तो आश्रम का अकेलापन ही है। फिर धुंधले चश्मे के पार उन्हें रोहन का हंसता हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। पोते के प्रति ममता ने उनके टूटे हुए आत्मसम्मान को समेटा और एक अजीब सी हिम्मत दी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे। आज उन्हें अपने पोते को नजर भर देखने के लिए एक नौकरानी भी बनना पड़े तो वो भी मंजूर था। पेड़ की ओर से बाहर निकली। उनके कदम जमीन पर नहीं, अपने ही स्वाभिमान की राख पर पड़ रहे थे। एक लंबी सी गहरी सांस ली और आगे बढ़कर दरवाजे की घंटी पर उंगली रख दी। घंटी की आवाज पर दरवाजा लगभग एक झटके से खुला। सामने सुनीता खड़ी थी। उसका चेहरा तनाव और झल्लाहट से तमतमाया हुआ था। ललिता के इनकार ने उसके माथे पर शिकन की गहरी लकीरें खींच दी थी। कौन? का सवाल सी तीर की तरह लगा। शारदा जी का कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने अपनी आवाज बदलकर धीरे से कहा, जी मैं शांति बाई। उनका वाक्य पूरा होता उससे पहले ही सुनीता की आंखों में एक चमक सी कौंध गई। उसे लगा कि ललिता ने अपनी सास को ही भेज दिया। उसके चेहरे पर चिचराहट की जगह एक स्वार्थ भरी राहत छाई हुई थी। अच्छा समझ गई। भगवान का शुक्र है तू आ गई, मैं तो परेशान हो गई थी। सुनीता ने लगभग शारदा जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसे उस झुके हुए चेहरे या उन धुंधली आंखों में झांकने की फुर्सत ही कहाँ थी। उसके लिए यह झुकी हुई काया महज एक समस्या का समाधान थी। 2 हाथ जो घर का काम निपटा दे
उनके मेहमानों को संभाल ले। बस उसे यही तो चाहिए था। वह उन्हें अंदर लगभग खींचते हुए ले गई और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही शारदा जी ने दहलीज के अंदर कदम रखा, घर की जानी पहचानी महक एक तेज झोंके की तरह उनसे टकराई। यह वही घर था जिसका हर कोना उनकी ममता का गवाह था। दीवार पर लगी पूरे परिवार की वह बड़ी सी तस्वीर, सब देखते देखते वह रुआंसी सी हो गई थी। लेकिन फिर उनकी नज़र अपने पोते रोहन को ढूंढने लगी। क्या हुआ? क्या देख रही हो? काम करने आई हो या घर निहारने? वहां क्या देखती रहती हो? सुनीता ने कड़कती आवाज में कहा और फिर रसोई की तरफ इशारा करते हुए हुक्म देते हुए बोली, सुनो, पहले यह सारे गंदे बर्तन साफ कर दो। पूरा सिंक भरा पड़ा है। और फिर सब्जियां काट देना। जल्दी करो, शाम को सब मेहमान आ जाएंगे। शारदा जी ने एक शब्द नहीं कहा। वह एक मशीन की तरह चुपचाप रसोई में चली गई। सिंक बर्तनों से लबालब भरा था। उन्होंने नल खोला, बर्तन मांजने लगी। वे अंदर के कमरे से बच्चों के खिलखिलाने की आवाज आने लगी और एक 5 साल का बच्चा फांद की तरह दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने नीले रंग की एक सुंदर सी शेरवानी पहनी हुई थी। वह बिल्कुल किसी शहजादे की तरह लग रहा था। रोहन को देखकर शारदा जी वहीं खड़ी हो गई। उनके हाथ रुक गए। उनका मन चित्कार उठा, दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर ले, उसके माथे को चूम ले और कहे, जन्मदिन मुबारक हो मेरे बच्चे। वह अपनी हैसियत जानती थी। वह दादी नहीं, शांति बाई थी। वह बस दूर से उसे निहारती रही, अपनी आंखों में उमड़ आए आंसुओं के सैलाब को पल्लू के कोने से सोखती रही। रोहन उन पर एक नज़र डाले बिना ही खिलौनों की दुनिया में मग्न हो गया। दूसरे बच्चों के साथ खेलने भाग गया। वह एक पल भी नहीं रुका। उसने नहीं देखा कि रसोई में खड़ी एक बूढ़ी औरत की आंखें उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई प्यासा पानी को देखता रहता है। रोहन उन पर एक नज़र डाले बिना ही दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर चला गया। दोपहर में रमेश आया। वह फोन पर किसी दोस्त से बात कर रहा था। हाँ यार, शाम को जरूर आना, और हाँ, भाभी जी को और बच्चों को भी साथ लेकर आना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वह एक बनावटी हंसी हंसने लगा। उसकी नज़र रसोई में काम करती हुई शांति बाई पर पड़ी। एक पल के लिए उसे एक अनजाना सा अपनापन महसूस हुआ। उसकी झुकी हुई कमर, काठी में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी माँ की याद दिला रहा था। अगले ही पल उसने इस ख्याल को झटक दिया, यह माँ कैसे हो सकती है? वह तो आराम से आश्रम में है। मैं भी क्या सोचने लगता हूँ। उसने अपनी ही माँ को नहीं पहचाना और मस्ती में फोन पर बात करता हुआ अंदर आ गया। शाम होते होते घर मेहमानों से भर गया। रमेश के दोस्त, सुनीता की सहेलियां, कुछ दूर के रिश्तेदार सब मौजूद थे। महफिल में महंगे इत्र की खुशबू और संगीत का शोर गूंज रहा था। और शारदा जी उस शोर में कभी मेहमानों को पानी के गिलास पकड़ाती तो कभी चाय नाश्ते की प्लेट देती। केक काटा गया। हैप्पी बर्थडे टू यू रोहन की आवाज, तालियां, दोनों से पूरा महफिल गूंज उठा। रोहन ने केक काटा और पहला टुकड़ा रमेश और सुनीता को खिलाया। शारदा जी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उनका दिल चाह रहा था कि रोहन एक बार, सिर्फ एक बार उनकी तरफ भी देखे। उसकी दुनिया अपने दोस्तों और तोहफों में सिमटी हुई थी। तभी रमेश की एक बुजुर्ग आंटी कमला जी थी, जिन्होंने इधर उधर देखते हुए उससे पूछा, रमेश बेटा, यह सब तो ठीक है, तुम्हारी माँ कहाँ है? उनके बिना घर में यह उत्सव अधूरा सा लग रहा है। तो रोहन पर जान छिड़कती थी ना। दादी के बिना कहीं कोई बर्थडे होता है क्या? गई है क्या? यह सवाल एक तीर की तरह लगा। रमेश और सुनीता इसके लिए पहले से तैयार थे। सुनीता ने अपने चेहरे पर एक कुशल अभिनेत्री की तरह चिंता और प्यार भरी मुस्कान सजाई और बोली, क्या बताएं कमला आंटी, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई हैं। उनकी बरसों से इच्छा थी ना चारों धाम यात्रा करने की। हम तो कह रहे थे कि बाद में चले जाइएगा, अभी रोहन का जन्मदिन आने वाला है। वह नहीं मानी। रमेश ने तुरंत बात को आगे बढ़ाया,
थी आवाज में झूठा गर्व और आत्मसंतुष्टि थी। हाँ आंटी, हमने तो बहुत मना किया, इस उम्र में इतना कष्ट क्यों उठा रही हो। और वह कहने लगी, बेटा तुम लोगों के लिए अपनी सारी उम्र गंवा दी, अब थोड़ा पुण्य भी कमा लूं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। आखिर माँ की इच्छा से बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है। हमने ही सारी बुकिंग करवाई है, अब 4 धाम यात्रा पर गई है, कुछ महीने तो लग ही जाएंगे वापस आने में। सुनते ही महफिल में वाह वाह की गूंज उठ गई। एक दोस्त ने रमेश की पीठ थपथपाते हुए कहा, यार रमेश, तू तो सच में आज का श्रवण कुमार है। आजकल के जमाने में कोई कौन इतना माँ बाप के लिए करता है और सोचता है। सलाम है तुझे। प्रशंसा की यह शब्द सुनकर जहाँ रमेश और सुनीता गदगद हुए जा रहे थे, वहाँ शारदा जी के लिए यह शब्द पिघले हुए शीशे के फव्वारे की तरह थे जो सीधे उनके कानों में उतर रहे थे। उनकी आत्मा छलनी हो रही थी। इस माँ का हाल जानने की बेटे को फुर्सत नहीं थी। आज उसकी झूठी तीर्थ यात्रा के नाम पर वह अपनी महानता की इमारत खड़ी कर रहा था। यह धोखा, यह पाखंड, यह सफेद झूठ उसे सहा नहीं गया। उनके कांपते हाथों में पानी के गिलासों से सजी एक ट्रे थी। श्रवण कुमार का खिताब सुनकर उनके हाथ की पकड़ ढीली हो गई, संतुलन बिगड़ गया और ट्रे छन की तरह एक दिल दहला लेने वाली तेज आवाज के साथ फर्श पर जा गिरी। कांच के गिलास टुकड़ों में बिखर गए, संगीत बंद हो गया, कदम थम गए, सबका ध्यान उस ओर गया जहाँ एक बूढ़ी काम वाली बाई बिखरे हुए कांच के टुकड़ों के बीच कांपती हुई खड़ी थी। इसी हड़बड़ाहट में जब वह झुकने की कोशिश कर रही थी तो उनके चेहरे से वह भारी मोटा चश्मा फिसल कर गिर गया और सिर से पल्लू भी सरक गया। पल के लिए वहां मौत सा सन्नाटा छा गया। सच सबके सामने था। औरत जिसे सब काम वाली बाई समझ रहे थे वह कोई और नहीं, घर की मालकिन थी। सबके सामने रमेश की तीर्थ यात्रा पर गई माँ शारदा जी खड़ी थी। वही चेहरा जिसे अभी अभी श्रवण कुमार बेटा याद कर रहा था। शारदा, शारदा हो ना, घर की मालकिन और रमेश की माँ? कमला आंटी बड़े गौर से देखते हुए बोली। वह एक कदम आगे बढ़ी, उनकी आंखें अविश्वास से फैली हुई थी। उन्होंने शारदा जी को ऊपर से नीचे तक देखा। उन आंखों में तैरती एक उम्र की पीड़ा थी। फिर उनकी नजरें घूमी और रमेश पर जा टिकी। हमारी माँ तो तीर्थ यात्रा पर थी ना, तो यह कौन है? वह कौन सी माँ थी जो तीर्थ यात्रा पर गई है? रमेश और सुनीता के चेहरे सफेद पड़ गए, उनकी जुबान तालू से चिपक गए। इन चेहरों पर अभी कुछ देर पहले प्रशंसा की चमक थी, उन पर शर्मिंदगी और पकड़े जाने की कार्लिक उठ गई थी। इन मेहमानों ने कुछ देर पहले रमेश की पीठ थपथपाई थी। वे अब एक दूसरे को देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। श्रवण कुमार का मुखौटा उतर चुका था और उसके पीछे एक क्रूर स्वार्थी चेहरा सबके सामने आ चुका था। तेरी यह हालत किसने कर दी शारदा? कमला जी ने पूछा। कमला, मैं तीर्थ यात्रा पर नहीं बल्कि वृद्ध आश्रम चली गई थी। मेरे बच्चों ने कुछ दिनों के लिए मुझे वहां रहने को कहा था, फिर कभी लेने नहीं आए, ना ही मुझसे मिलने आए। लेकिन आज मेरे रोहन का जन्मदिन था। मेरा दिल नहीं माना, सब्र जवाब दे गया। मैं अपने पोते को देखे बिना रह न सकी। बस एक बार, सिर्फ एक बार अपनी इन आंखों से उसे निहारना चाहती थी। अगर मैं अपनी उस पहचान के साथ इस दरवाजे पर आती तो शायद मुझे दहलीज से ही लौटा दिया जाता। इसलिए यह सब कहते कहते उनका गला रंध गया। उनकी कहानी सुनकर हर मेहमान स्तब्ध था। रमेश और सुनीता सिर झुकाए ऐसे खड़े थे मानो जमीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। शारदा जी ने एक आखिरी नज़र अपने बेटे पर डाली, फिर उनकी आंखें उस भीड़ में अपने रोहन को ढूंढने लगी। वह केक की मेज के पास दूसरे बच्चों के बीच सहमा हुआ खड़ा था। इस पूरे तमाशे से अनजान वह बस अपनी दादी को देख रहा था, जिन्हें वह अब तक पहचान नहीं पाया था। जब जब झूठ का पर्दा फट ही गया है, जब अब झूठ का पर्दा फट ही गया है, तो उन्होंने धीरे से कहा और सबको पता चल ही गया कि मैं कौन हूं।
अब जब झूठ का पर्दा फट ही गया है, उन्होंने धीरे से कहा, अब जब सबको पता चल ही गया है कि मैं कौन हूँ, फिर मैं अपनी एक ख्वाहिश भी पूरी कर ही लेती हूँ। इसके लिए मैंने अपनी इजाज़त तक दांव पर लगा दी। यह कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और रोहन के सामने पहुंची और अपने कांपते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। 1 साल से पत्थर बनी उनकी आंखें अब झरझर बहने लगी। मेरे बच्चे, यह शब्द उनके मुंह से एक सिसकी के साथ निकला और फिर उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैलाईं और रोहन को अपनी ओर खींचकर कस के अपनी छाती से भी लगा लिया। सिर्फ एक आलिंगन नहीं था, यह 1 साल की तड़प का अंत था। उसके गोल मटोल गालों और माथे वो बेतहासा चूम रही थी और उनकी हर एक हरकत में एक एक महीने का इंतजार छुपा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रेगिस्तान में भटकता प्यासा आखिरकार पानी के स्रोत तक पहुंच ही गया हो और अपने बरसों की प्यास बुझा रहा हो। रोहन, जो अब तक सहमा हुआ था, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। उसे बस अपनी दादी की कांपती हुई बाहें, उनके आंसुओं की गर्माहट और उनकी सिसकियों का एहसास हो रहा था। उसने भी डरते डरते अपने छोटे छोटे हाथ उनकी पीठ पर रख दिए। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। कमला आंटी ने अपना मुंह पल्लू से ढक लिया ताकि कोई उन्हें रोते हुए देख न सके। अपनी हसरत पूरी करने के बाद शारदा जी ने धीरे से रोहन को खुद से अलग किया। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से उसके गालों पर लगे अपने आंसू पोंछे और फिर उठ खड़ी हुई। अब उनके अंदर एक अजीब सी शांति थी। उनकी झुकी हुई कमर सीधी हो चुकी थी। उन्होंने भीड़ पर एक नज़र डाली, फिर बिना किसी भाव के बस इतना कहा, अच्छा चलती हूँ। अभी रमेश का एक दोस्त विक्रांत, जो अब तक चुपचाप यह सारा तमाशा देख रहा था, आगे बढ़ा। वह एक समझदार और संवेदनशील युवक था। उसने जमीन से शारदा जी का चश्मा उठाया, उसे साफ किया और फिर रमेश और सुनीता को घूरती हुई नज़रों से देखा। उसकी आंखों में नफरत और अफसोस दोनों थे। वह शारदा जी की ओर मुड़ा, उनके हाथ में चश्मा थमाया और फिर हाथ जोड़कर झुकी हुई नज़रों से बोला, माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। मेरा घर छोटा है, लेकिन मेरे घर में आपकी जगह मेरे सिर आंखों पर होगी। विक्रांत के शब्दों ने जैसे शारदा जी के अंदर सोए हुए स्वाभिमान को जगा दिया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और विक्रांत के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें बहुत सुखी रखे। फिर वह एक पल रुकी और बोली, जब अपना ही खून पानी हो गया तो मैं किसी पराये पर बोझ कैसे बन सकती हूँ। लेकिन बेटा, तुम्हारे विचार जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा खुश रहो और बड़ों का हमेशा सम्मान करना, उन्हें आदर देना, उन्हें अपनापन भी देना। उन्होंने एक नज़र अपने बेटे और बहू पर डाली। उनकी आंखों में अब ना गुस्सा था ना नफरत, बस एक गहरी, बहुत गहरी उदासी थी। मेरी जगह अब वही है जहाँ मेरी किस्मत मुझे ले जा चुकी है, शांति धाम वृद्धा आश्रम। इतना कहकर वह मुड़ी, बिना किसी और देखे उस घर से हमेशा के लिए बाहर निकल गई। उनके कदमों में कोई लाचारी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो सब कुछ खो देने के बाद हासिल होती है। उनके जाने के बाद श्रवण कुमार की उपाधि देने वाले मेहमानों ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। एक एक करके सबने रमेश और सुनीता पर थू थू करते हुए और लानतें भेजते हुए घर छोड़ दिया, अपने अपने घर की ओर चले गए। कमला आंटी ने जाते जाते बस इतना कहा, रमेश, तूने अपनी माँ के साथ नहीं बल्कि इंसानियत के साथ धोखा किया है। भगवान तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। यह शब्द नहीं, तमाचे थे जो रमेश और सुनीता के जमीन पर पड़े थे। ना कहकर वह भी बेचारी चली गई। पीछे रह गया वह आलीशान घर, बिखरे हुए तोहफे, आधा खाया हुआ केक, फर्श पर पड़ा हुआ कांच का टुकड़ा। और उन सब के बीच खड़े थे दोनों पति पत्नी, जो आज अपने आप को शर्मिंदगी से जमीन पर गड़ने जैसी स्थिति में आ चुके थे। अब उनके पास कहने के लिए ना तो कोई शब्द थे, ना ही नज़र उठाकर किसी को देखने की हिम्मत। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, शारदा जी ने जो फैसला लिया था, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।